भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए आज 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया। साल 2018 के बाद ये पहला मौका है जब वेस्टइंडीज की टीम को टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए भारत आ रही है। ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि पिछली बार जब हम टेस्ट सीरीज खेले थे भारत में, तब न्यूजीलैंड ने हमारा 3-0 से सफाया कर दिया था। वहीं अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो फिलहाल हम नंबर 3 पर हैं। इस लिहाज से भी ये सीरीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सीरीज में पहली बार शुभमन गिल भारत की जमीन पर टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है उसमें कई बड़े नाम नदारद हैं, जानेंगे उनके बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं टीम पर। शुरुआत करेंगे भारत के बैटिंग लाइनअप से। ओपनिंग पेयर में एक बार फिर आपको कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दिखाई देंगे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही इस समय अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर जहां कप्तान शुभमन गिल के बल्ले ने खूब आग उगली और 75 के औसत से उन्होंने 754 रन बनाए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 41 के औसत से 411 रन बनाए। नंबर 3 पर आपको दिखाई देंगे साई सुदर्शन, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। नंबर 4 पर एंट्री हुई है देवदूत पडिक्कल की। देवदूत पडिक्कल यूं तो अपना टेस्ट डेब्यू पहले कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में चर्चा में वो तब आए जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने 150 रन की दमदार पारी खेली। करुण नायर, जो इंग्लैंड दौरे पर भारत के नंबर 3 के बल्लेबाज थे, उनको लेकर भी अजीत आगरकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पारी के परफॉर्मेंस के आधार पर हम किसी का टीम में सिलेक्शन नहीं कर सकते। पडिक्कल इस समय बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से पडिक्कल को तरजीह दी गई। इंग्लैंड दौरे पर अभिमन्यु ईश्वरन एज अ बैकअप ओपनर गए थे साथ में, लेकिन यहाँ जो 15 सदस्यीय स्क्वाड हुआ उसमें ईश्वरन का नाम नहीं है। इसे लेकर आगरकर ने क्लियर किया कि इंग्लैंड दौरे पर हम बाहर थे, इसलिए एक एडिशनल बैट्समैन हम साथ में लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय कंडीशंस में यहाँ एक एडिशनल स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है, इसलिए अक्षर पटेल को प्राथमिकता दी गई है। इन केस कोई इंजर्ड होता है यशस्वी या शुभमन गिल में से, देन वी कैन कॉल अदर ऑप्शंस एज एन ओपनर। इसके बाद आते हैं भारतीय टेस्ट टीम की बैकबोन यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल भी इस समय अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में है। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 53 के औसत से 532 रन बनाए। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय मध्य क्रम को ये बेहतरीन मजबूती प्रदान करेंगे। बात करें विकेट कीपिंग की तो ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरैल ही टीम की फर्स्ट चॉइस ऑफ विकेट कीपर रहेंगे। ध्रुव जुरैल नो डाउट बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीत आगरकर ने कहा कि ध्रुव जुरैल एक प्रतिभावान खिलाड़ी है और हम इनमें अपना फ्यूचर देखते हैं। एज अ बैकअप विकेट कीपर नारायण जगदीशन को टीम में लिया गया है, स्क्वाड में लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर से ईशान किशन के सिलेक्शन न होने पर भी सवाल पूछा गया। जवाब में आगरकर ने कहा कि जब इंडिया ए का सिलेक्शन हो रहा था उस समय ईशान किशन फिट नहीं थे। ईशान किशन को फिलहाल और क्रिकेट खेलना होगा, घरेलू स्तर पर खुद को प्रूव करना होगा, बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तब कहीं जाकर फ्यूचर में उनके लिए रास्ते खुलेंगे। बात करें ऑलराउंडर की तो विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस सीरीज में भारत के लिए उप कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड दौरे पर जहां उन्होंने 51 के औसत से 516 रन बनाए, वहीं 7 विकेट भी चटकाए। नेक्स्ट आते हैं वाशिंगटन सुंदर पर। कमाल का ऑलराउंडर है, ऑलरेडी अपनी प्रतिभा से प्रभावित कर चुका है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, कमाल का बंदा है। अब टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर की बात हो और बापू का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सो अक्षर पटेल भी हैं इस स्क्वाड में, जो टीम को लोअर मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान करेंगे। गेंदबाजी में भी इंडियन कंडीशंस में काफी कारगर हैं। 3 स्पिन ऑलराउंडर्स के बाद एक पेस ऑलराउंडर की जरूरत भी है। सो नीतीश रेड्डी इज देयर। नीतीश रेड्डी टैलेंटेड प्लेयर है, पास्ट में अपना गेम दिखा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे सेंचुरी भी लगा चुके हैं। तो नीतीश रेड्डी इज देयर एज अ पेस ऑलराउंडर। एक और ऑलराउंडर है जो इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन यहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो है शार्दुल ठाकुर। वजह बताई गई है नॉन परफॉर्मेंस। सवाल पूछा गया सरफराज खान को भी लेकर। सरफराज खान की सिलेक्शन ना होने की वजह बताई गई इंजरी। वहीं जब सवाल पूछा गया श्रेयस अय्यर के बारे में तो आगरकर साहब ने बताया कि श्रेयस अय्यर हाल ही में अपनी एक चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि वो 6 महीने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहना चाहते हैं, जिससे बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बात करें गेंदबाजी की तो जस्सी भाई यानी कि बूम बूम बुमराह दोनों टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर साहब से पूछा गया क्या बुमराह दोनों टेस्ट में अवेलेबल रहेंगे। आगरकर साहब ने साफ किया कि ये जो स्क्वाड है ये दोनों टेस्ट मैच के लिए ही है और बुमराह दोनों टेस्ट मैच में अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डीएसपी साहब सिराज। इंग्लैंड दौरे पर इन्होंने खूब प्रभावित किया और अंग्रेजों के खूब चालान काटे। लगभग 23 विकेट इन्होंने इंग्लैंड दौरे पर लिए और पूरे टूर्नामेंट के ये स्टार रहे। इसके बाद आते हैं हमारे प्रसिद्ध कृष्णा साहब। इन्होंने भी इंग्लैंड दौरे पर प्रभावित किया और लगभग 14 विकेट लिए।
स्पिन की अगर बात करें तो तीनों ऑलराउंडर के बाद मेन स्पिनर कुलदीप यादव रहेंगे। इंडियन कंडीशंस में बहुत ही कारगर हैं और पूरी स्पिन की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। मोहम्मद शमी को लेकर जब आगरकर साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, एज अ परफॉर्मर हमें मोहम्मद शमी पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल पिछले काफी समय से उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, इस वजह से फिलहाल उनकी जगह टीम में नहीं बनती है। सो दोस्तों, कुल मिला के ये पूरा स्क्वाड बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर सभी फील्ड में बहुत ही बैलेंस नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, किसे टीम में होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।